हमारी जो सीमित सोच व्यवस्था है बहुत संकुचित हो गई है दोस्तों। और इस संकुच सीमित सोच व्यवस्था के कारण पूरी मानव जाति बुरी तरह विभाजित हो चुकी है। ये जो विभाजन का ये प्रभाव है हमारे सीमित सोच व्यवस्था के कारण इस धरती के हर एक कोने में, जंगलों में, हर जगह फैल चुका है। सत्तात्मक समाज की तरफ हमारी सोच जैसी जैसी बढ़ी, पुरुषों ने लड़कों के पैदा होने पर अधिक इंपॉर्टेंस देना शुरू किया और इस दबाव के कारण स्त्री जाति बुरी तरह प्रभावित हुई। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। 1000 सीड्स ऑफ जॉय, आनंद करनेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब। इसमें से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। हम जिस अध्याय से गुजर रहे हैं उसका नाम है घायल स्त्री तत्व और घायल पुरुषत्व। हमने पिछले एपिसोड में माँ के द्वारा ये जाना कि किस प्रकार हम मनुष्य स्त्री तत्व और पुरुषत्व को इतने गलत फहमी से देख रहे हैं। अधिक से अधिक लोग हम ये सोचते हैं कि समस्त स्त्री जाति स्त्री तत्व का प्रतीक है और समस्त पुरुष जाति पुरुषत्व का प्रतीक है। पर माँ ने हमें बताया कि ऐसा नहीं है। हर एक में स्त्री तत्व और पुरुषत्व का सम्मेलन रहता है। ये हम तभी जान पाते हैं जब हम अपने अंदर की गहराइयों तक पहुंच जाते हैं और जब हम अपने आत्मा से संपर्क कर पाते हैं तो आत्मा का जो रूप है वो सबसे परे है और सबका सम्मेलन है। तो आगे बढ़ते हुए माँ हमें बताती हैं कि मनुष्य इस विषय में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो सोच व्यवस्था है, ये स्त्री तत्व और पुरुषत्व के ये जो द्वंद्वता है उसके बारे में हमारी जो सोच है, हमारी जो बिलीफ सिस्टम है, उसके कारण हम मनुष्य बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। माँ कहती है कि इसके पहले भी मैंने तुमको उदाहरण दिया था उन दो बहनों के बारे में, जब हमने अहम के बारे में बात किया था। तो माँ कहती है कि अगर हम वही उदाहरण दोबारा ले तो ये जो कंफ्यूजन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम एक बार फिर समझा सकते हैं कि जब हम दो बहनों के बारे में हमने पिछले बार बात किया था कि जो चाह रहती है उन दोनों बहनों के बीच में कि वो अगले बहन का अप्रूवल पा सके। इसका मतलब ये है कि हमने जो उदाहरण लिया था इसके पहले कि एक बहन चाहती है कि दूसरी बहन उससे सहमत होए या जो उसकी जो सोच व्यवस्था है उसका सपोर्ट करे। तो हम सब ऐसी ही हैं, कहती है माँ, कि जो भी हमारी सोच व्यवस्था है जो हमें अपने माँ बाप ने दिया है या हमारे समाज ने दिया है, हम ये चाहते हैं कि सब लोग उसका आमोदन करें, उसको अप्रूव करें। पर ये जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स के कारण जो कंफ्यूजन हमारे मन में है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से को जब हमने ये सोच व्यवस्था दी, कौन सी सोच व्यवस्था? यहाँ पर दोस्तों स्त्री तत्व और पुरुषत्व के बारे में जिक्र हो रहा है। तो यहाँ माँ कहती है कि इसको अंग्रेजी में स्नोबॉल कहते हैं। स्नोबॉल का मतलब ये है कि चीज छोटी होती है पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो छोटी चीज ही बड़ी हो जाती है। तो इसी प्रकार हमारे मन में जो स्त्री तत्व और पुरुषत्व का ये जो कंफ्यूजन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो कंफ्यूजन बढ़ता ही चला गया। और इस कंफ्यूजन के कारण ही हमारी सोच व्यवस्था के कारण, हमारे सोच व्यवस्था ने जितने संदेहों को सामने लाया, इसके कारण स्पष्टीकरण नहीं हुआ और भी हम संदेह और संदिग्धों में फंसते चले गए। और यही कारण है कि आज हमारा समाज ऐसा घायल स्त्री तत्व और घायल पुरुषत्व के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है। और इसका कारण क्या है? हमारी सीमित सोच व्यवस्था और हमारी ये चाह कि हमारी सीमित सोच व्यवस्था को सब सपोर्ट करें। हम अपने आप को सुधारना नहीं चाहते,
जो भी सोच व्यवस्था के साथ हमने इतने जनरेशन्स हमने बिताई हैं, हम चाहते हैं कि हम यही सोच व्यवस्था अपने नेक्स्ट जनरेशन पर भी थोपें, वो भी इन्हीं कंफ्यूजन में फंसे रहे। इसीलिए हमारा जो समाज है, जो घायल स्त्री तत्व और घायल पुरुषत्व में विभाजित हुआ समाज, ऐसा ही घायल रूप से आगे बढ़ रहा है। माँ कहती है कि ये जो घायल स्त्री तत्व है हमारे समाज में, वो क्या महसूस करता है? वो ये महसूस करता है कि वो मानसिक रूप से फंस गया है, इमोशनली स्टक कहते हैं दोस्तों। ये घायल स्त्री तत्व, ये जो अध्याय है उसका नाम ही है घायल स्त्री तत्व और घायल पुरुषत्व। तो माँ कहती है कि जो आज हमारा समाज ये घायल स्त्री तत्व और घायल पुरुषत्व के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो घायल स्त्री तत्व का ये गुण है कि वो ये महसूस करता है कि वो मानसिक रूप से फंसा हुआ है, ऐसा महसूस करता है ये घायल स्त्री तत्व। और भी क्या महसूस करता है? आनंद रहित, प्रेम रहित, पोषण रहित, असुरक्षित, सब उसका फायदा उठा रहे हैं। कुरूप, ये सब उसके गुण है दोस्तों। और ये जो घायल स्त्री तत्व है वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, क्योंकि जहां आनंद और जहां प्रेम नहीं है दोस्तों, वहां पर संतृप्ति, सैटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। जहां संतृप्ति नहीं है वहां एबेंडेंस नहीं है, समृद्धि नहीं है। और जहां समृद्धि नहीं होता वहां पर लोग हमेशा ये महसूस करते हैं कि कुछ कमी है, और जिनके पास कमी रहती है वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। तो ये सारे गुण घायल स्त्री तत्व के गुण हैं। और अब घायल पुरुषत्व के गुण हमें माँ बता रही है। माँ कहती है घायल पुरुषत्व के गुण, एब्सेंट माइंडेडनेस, हमेशा खोए खोए रहना, शरीर और मन का कोई संबंध नहीं, शरीर का हृदय का कोई संबंध नहीं, अनस्टेबल, बिन पैंदी के लोटे की तरह, सृजनात्मकता से रहित, हमेशा वाद विवाद में फंसे हुए, बड़े एग्रेसिव, लोभी, अहम से भरे और अत्याचारी और नपुंसक, ये सारे गुण हैं घायल पुरुषत्व के। तो माँ ने हमें कई शब्दों के माध्यम से हमें घायल पुरुषत्व और घायल स्त्री तत्व के बारे में हमें एक आइडिया दिया है दोस्तों। माँ कहती है कि ये जो घायल स्त्री तत्व है उसी के कारण घायल पुरुषत्व हमारे सामने आया। और घायल स्त्री तत्व कहां से आया दोस्तों? हमारे समाज ने दिया हमें। मातृ नेतृत्व में, मातृ सत्तात्मक समाज में जब हम आनंद से थे, वहां से जब हम पितृसत्तात्मकता की तरफ बढ़ने लगे, क्यों? कुछ चंद भय से पीड़ित पुरुषों के कारण, जिस पुरुष आधिक्य समाज की तरफ हम बढ़ते चले गए, हर कदम पर स्त्री को नीचे दिखाया गया, दिखाने की कोशिश की गई, प्रयास जारी रहा। उसके कारण हमारा समाज जिस रूप में सामने आया वहां पर घायल स्त्री तत्व घायल हुआ। और स्त्री तत्व घायल होता है तो उसके साथ पुरुषत्व भी घायल होता है। दोनों अलग अलग नहीं है दोस्तों, एक दूसरे से हमेशा इंटरकनेक्टेड है। और माँ कहती है कि घायल पुरुषत्व ने फिर से और भी घायल स्त्री तत्व को जन्मा। तो इसका मतलब यह है कि घायल स्त्री तत्व ने घायल पुरुषत्व को सामने लाने की कोशिश की और घायल पुरुषत्व ने घायल स्त्री तत्व को और अधिक बढ़ावा दिया। तो इसके कारण ये जो घायल स्त्री तत्व और पुरुषत्व का ये जो इंटरैक्शन है, उसके कारण सफरिंग का एक तांडव नृत्य हमारे सामने आज उपस्थित है। हर जगह ये देख सकते हैं कि किस प्रकार घायल स्त्री तत्व और पुरुषत्व आपस में एक दूसरे से संपर्क करते हुए एक बाधा, एक दुख का तांडव नृत्य कर रहा है। और माँ यहाँ पर उदाहरण देती है कि अगर दो लोग हैं, दो पार्टनर्स हैं या दो जीवन साथी हैं, उसमें से अगर ये जो माँ उदाहरण दे रही है दोस्तों,
हम अक्सर देखते हैं हमारे समाज में, हमारे घरों में, हमारी दुनिया में कि अगर दो प्राणी एक साथ रहते हैं, या वो पति पत्नी हो या फिर वो सहजीवन हो, साथ रहने वाले, तो उसमें से अगर एक, जैसे हमने उदाहरण लिया पति पत्नी का, उसमें से अगर पति एब्सेंट माइंडेड हुआ, एब्सेंट माइंडेड मतलब भुलक्कड़, तो एक साथी अगर भुलक्कड़ हो जाता है तो उसका प्रभाव दूसरे पर इतना पड़ता है कि वो इमोशनली स्टक हो जाता है। इमोशनली स्टक मतलब मनोभावनाओं के रूप में वो फंसा रह जाता है, वो मनोभावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो भुलक्कड़ का गुण था वो था घायल पुरुषत्व का गुण, और ये जो इमोशनली स्टक है, मनोभावना के रूप में फंसे रहना, वो स्त्री तत्व का, घायल स्त्री तत्व का गुण है। तो माँ हमें ये उदाहरण दे रही है कि दो लोगों के बीच में अगर एक भुलक्कड़ हुआ तो उसका प्रभाव दूसरे पर मनोभावना के रूप से एकदम फंसे रहना, इस रूप में सामने आता है। और इस रिश्ते में, इन दो लोगों के रिश्ते में जितना भी कंप्लेनिंग एक पार्टनर करेगा, उसका असर दूसरे पार्टनर पर इस प्रकार रहेगा कि वो अपने आप को किसी भी चीज के योग्य नहीं समझ पाएगा। कि अगर एक ने, पति पत्नी के बीच में अगर एक हमेशा कंप्लेन करता रहता है, उदाहरण के लिए स्त्री, अगर पत्नी हमेशा कंप्लेन करती रहती है कि मेरे पास घर नहीं है, कार नहीं है, कपड़े नहीं है, तो उसका प्रभाव पति पर इस प्रकार पड़ता है कि वो सोचता है मैं किसी योग्य नहीं हूं, मैं अपने परिवार को, अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहा हूं। तो कंप्लेन करने का जो गुण है वो दूसरे पर किस प्रकार प्रभाव करता है, वो अपने आप को अयोग्य समझता है। माँ बता रही है किस प्रकार एक आदमी का बर्ताव दूसरे पर किस प्रकार पड़ता है, क्योंकि हमें माँ ने बताया था कि घायल स्त्री तत्व ने घायल पुरुषत्व को जन्मा, घायल पुरुषत्व ने घायल स्त्री तत्व को बढ़ावा दिया। तो किस प्रकार दो लोगों के बीच में, देखिए, एक के बर्ताव से दूसरे पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, ये समझने के लिए माँ ने हमें इतने उदाहरण दिए हैं। माँ कहती है कि ये जो पीड़ा एक दूसरे को देने की, ये जो पीड़ा की श्रृंखला है, ये कायम रहती है, ये बढ़ती ही चली जाती है। कब तक? जब तक उन दोनों में से कोई एक थोड़ा रुक कर अपने घायल भागों को एक बार निरीक्षण न कर ले और अपने अंदर के सीमित सोच विचार के बारे में एक बार नहीं सोच ले, तब तक ये बाधा बढ़ती ही जाती है। जनरेशन बाय जनरेशन हम आगे देते ही जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम जिस प्रकार भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम कभी रुक कर ये सोच नहीं रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को किस प्रकार नाश कर रहे हैं। यही नहीं, हमारा बर्ताव हमारे साथी पर किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, उसे किस प्रकार नष्ट कर रहा है। हमने कभी सोचा नहीं। हम जानबूझ के नहीं करते दोस्तों, हमें आदत हो गई है। जैसे माँ ने उदाहरण दिया था कि अगर स्त्री हमेशा कंप्लेन करती रहती है तो पुरुष पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो अयोग्य, अपने आप को अयोग्य समझता है। तो एक बार आंख बंद कर हम ये सब सोचे कि हम कब ये ऐसा कर रहे हैं, और हमारे व्यवहार के कारण हमारा साथी कैसा महसूस कर रहा है। जब तक हम अपना बर्ताव एक मिनट के लिए रोक कर हम अपने आप के अंदर इंट्रोस्पेक्शन नहीं करें, ये बाधा की श्रृंखला बढ़ती ही चली जाएगी दोस्तों। तो हम सबको 2 मिनट थामना होगा, 2 मिनट रुकना होगा, अपने अंदर जाना होगा, अपने आप के बर्ताव को देखना होगा, समझना होगा कि हम किस प्रकार दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, किस प्रकार उनको नष्ट कर रहे हैं। और ये भी हमें समझना होगा कि ये हमारी जो सोच व्यवस्था है जिसके कारण हम ये बर्ताव कर रहे हैं। हमारी सीमित सोच व्यवस्था दूसरों पर कितना बुरा प्रभाव डाल रही है। अगर हमने रुक कर ये नहीं देखा, ये नहीं सोचा, तो जिस प्रकार के सफरिंग से हम गुजर रहे हैं दोस्तों, हर एक पीढ़ी इसी प्रकार गुजरती जाएगी।
कहीं किसी को एक बार रुककर ये जो पैटर्न है, ये जो सीमित सोच व्यवस्था और ये बर्ताव का पैटर्न है, उसको रोकना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो सीमित सोच व्यवस्था है बहुत संकुचित हो गई है दोस्तों, और इस संकुचित सीमित सोच व्यवस्था के कारण पूरी मानव जाति बुरी तरह विभाजित हो चुकी है। और इसका प्रभाव हमारे सभ्यता पर इतने गहरे रूप से पड़ा है कि ये जो विभाजन है वो हर एक कोने में फैल चुका है, चाहे वो कबीलों में हो, चाहे वो आदिम जाति वालों में हो, या शहर में रहने वाले हो, चाहे जंगलों में रहने वाले हो। ये जो विभाजन का ये प्रभाव है हमारे सीमित सोच व्यवस्था के कारण इस धरती के हर एक कोने में, जंगलों में, हर जगह फैल चुका है। मां कहती है कि प्राचीन समय में जब हम मातृ नेतृत्व समाज में थे, लड़की और लड़के के बीच में कोई भेद नहीं देखा जाता था, दोनों को एक समान प्यार किया जाता था। और कभी मातृ नेतृत्व समाज में ये बात कभी नहीं, ये सोच कभी नहीं आई कि बच्चा जन्मा तो लड़का है या लड़की। पर जैसे जैसे समाज पितृसत्तात्मकता की तरफ बढ़ता चला गया, समय गुजरता गया, हमारा समाज, हमारी सभ्यता पितृ सत्तात्मक समाज की तरफ हमारी सोच जैसी जैसी बढ़ी, पुरुषों ने धीरे धीरे मेल चाइल्ड यानी कि लड़कों के पैदा होने पर अधिक इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। और इस दबाव के कारण स्त्री जाति बुरी तरह प्रभावित हुई। अच्छे रूप से नहीं दोस्तों, नकारात्मक रूप से स्त्री जाति पर इतना बोझ डाला गया पुरुषों के कारण, पुरुषाधिक्य समाज में पुरुषों के कारण स्त्री जाति पर, सहधर्मचारिणी पर, कि अगर बच्चा पैदा करना है तो वो बेटा ही होना चाहिए। तो जिस क्षण स्त्री गर्भ धारण करती है उसी क्षण से ये बोझ स्त्री पर डाल दिया गया। तो ये जो विभाजन है, स्त्री और पुरुष का विभाजन, ये गर्भ धारण के समय से स्त्री ये बोझ ढोती आती है और ये कई पीढ़ियों से चलती आ रही है दोस्तों। पितृसत्तात्मकता समाज में ये सोच, ये संकुचित सोच व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली गई, यहां तक कि ये बोझ इतना बढ़ गया कि इस बोझ के तले दबकर हर स्त्री भी यही चाहने लगी कि बच्चा हो तो लड़का ही हो। क्यों? क्योंकि स्त्री पर डाला गया बोझ कि अगर लड़की हुई तो वो स्त्री की गलती है, और जो बाधाओं के जरिए स्त्री को गुजरना पड़ा, इस सब का प्रभाव ये हुआ कि स्त्री भी यही चाहने लगी कि अच्छा है बच्चा पैदा हो तो लड़का ही हो। और जब स्त्री ऐसा सोचने लगती है दोस्तों, तो गर्भ में जो शिशु है उस पर भी प्रभाव पड़ने लगता है, क्योंकि ये सोच बड़ी विभाजित सोच है कि लड़का चाहिए लड़की नहीं। मतलब आप एक गुण को स्वागत कर रहे हो और दूसरे गुण को तिरस्कार कर रहे हो, तो यहीं पे विभाजन हो गया। और इस विभाजन का प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर भी है। तो जब स्त्री जो गर्भ धारण करती है वो भी इस प्रकार सोचने लगती है, तो उसका प्रभाव पूरे मानव जाति पर बहुत ही भली भांति, बड़े ही बखूबी दिखने लगता है दोस्तों। और ये जो पितृ
सत्तात्मक समाज में जो धर्म की स्थापना हुई, जो पितृसत्तात्मक समाज के सपोर्ट में जितनी भी संस्थाएं खोली गई, उन सब ने इसी धारणा की सपोर्ट की, इसी बात को फैलाया कि लड़की किसी भी काम की नहीं है। जो भी कुछ इस समाज में किसी को करना है तो वो पुरुष को ही करना है। स्त्री किसी लायक नहीं है। अगर कुछ भी काम की चीज इस धरती पर आगे बढ़नी है तो वो पुरुष के कारण ही हो सकती है। तो इस कारण स्त्री और पुरुष का ये जो विभाजन है वो समस्त मानव जाति को नीचे खींच रहा है। मां के इस विस्तार पूर्वक समाधान को सुनकर आनंद करने श्री मां से पूछ रहे हैं, मां, हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार इस पितृसत्तात्मक समाज के सोच और सीमित बिलीफ सिस्टम्स के कारण ये जो विभाजन हमारे समाज में आ गया, घायल स्त्री तत्व और पुरुषत्व का, उसको किस प्रकार हम संतुलन कर सकते हैं। क्या हम उसके बारे में बात कर सकते हैं? आज हम देखते हैं मां कि कुछ स्त्रियां ये समझ गई है कि समाज में स्त्रियों की कोई वैल्यू नहीं है, तो कुछ स्त्रियां अपने में पुरुषत्व को अधिक देखती हैं। क्यों? क्योंकि अपने साथ जो मर्द हैं उनके साथ उनको कॉम्पीट करना पड़ता है। नौकरियों में स्त्रियों को पुरुषों के साथ कॉम्पीट करना पड़ता है, कंपटीशन हो गया है। तो ऐसे समय पर स्त्रियां अपने अंदर के पुरुषत्व के गुण को बढ़ा रही हैं। ऐसी कुछ स्त्रियां हैं, तो ऐसी और भी कुछ स्त्रियां हैं जो पुरुषों से इतना वेक्स हो गई हैं, इतनी तंग हो गई हैं कि अपने अंदर के पुरुषत्व के गुण को संपूर्ण रूप से दबाने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी से कंपटीशन करना नहीं चाहती। वो चाहती है कि वो चुपचाप, जैसा समाज उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वैसी जिंदगी चुपचाप बिता ले। अगर लोग उससे उनका शोषण करते हैं तो कोई बात नहीं, वो चुपचाप सह लेंगी। तो समाज में दो तरह के लोग देख रहे हैं मां हम। कुछ स्त्रियां जो इन पुरुषाधिक्य समाज में उनसे कंपीट करने के लिए आवश्यकता से अधिक अपने अंदर के पुरुषत्व के गुणों को बढ़ा रही हैं, और दूसरी तरफ ऐसे कई स्त्री हैं वो अपने सारे पुरुषत्व की शक्तियों को दबाकर चुपचाप शोषण का जीवन व्यतीत कर रही हैं। स्त्री ही नहीं मां, पुरुषों में भी ऐसे कई पुरुष हैं जिनमें स्त्री तत्व और पुरुषत्व के शक्तियों का कोई संतुलन नहीं दिख रहा। तो यहां पर आनंद करनेश जी का प्रश्न यही है कि समाज में ये संतुलन क्यों नहीं है और किस प्रकार हम ये उसको लेकर आ सकते हैं। तो मां कहती है कि आज के समाज में जो स्त्रियां हैं उनके मन में एक भय है। वो अपने पिछले पीढ़ियों को, अपने माँ बाप को, उनके पहले जनरेशन को ये सारी कहानियां सुनकर स्त्रियों के मन में एक बड़ा भय है कि किस प्रकार घर में अपनी जगह बनाए रखें। वो चाहती है कि अपने घर को एक स्वर्ग बनाए जहां वो आनंद के साथ अपना स्वर उठा पाए, आनंद के साथ, समर्पण के साथ अपने बच्चों का पोषण कर पाए। तो यहां मां कहती है कि आज इस युग में कई स्त्रियों के मन में एक भय है कि किस प्रकार अपने ही घर में अपनी जगह बना सके ताकि घर को आनंद और शांति के साथ भर दे।
पर मां कहती है ऐसी और भी स्त्रियां हैं जो अपने अंदर के पुरुषत्व के गुण को अपनाना ही नहीं चाहती। तो स्त्रियों के अंदर विभिन्न रूप के भय भर गए हैं। तो दोस्तों, ये पुरुषाधिक्य समाज में स्त्रियों का शोषण होते होते स्त्रियां अब इस पॉइंट तक पहुंच गई हैं कि स्त्रियों में ही हम विभाजन देख रहे हैं। उनके सोच में कुछ स्त्री किसी भी प्रकार अपना अधिकार प्राप्त करना चाहती है ताकि वो घर में एक शांति का स्थल बनाए रख सके, अपनी आवाज उठा सके, अपने बच्चों की भली भांति पोषण कर सके। आवाज उठाना पुरुषत्व का प्रतीक है दोस्तों। तो ऐसी स्त्रियां अपने अंदर के पुरुषत्व को जगाकर उन्हें बाहर लाने की कोशिश कर रही हैं ताकि अपना एक स्थान बना सके इस समाज में। पर कई स्त्रियां ऐसी भी हैं जो अपने अंदर के पुरुषत्व को और भी दबा कर रख रही हैं, क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं है कि अपने पुरुषत्व का प्रदर्शन कर सके। तो इस समाज के दबाव के कारण वो चुपचाप शोषण को सह रही हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहां समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में इस घायल स्त्री तत्व और पुरुषत्व के समाज के बारे में हम और भी जानेंगे। धन्यवाद।